हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंट्रो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारा प्राचीन भारत का इतिहास शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्राचीन इतिहास का भाग फर्स्ट है। कौन सा? पहला भाग है जो हमारे प्राचीन इतिहास का। अगर हम बात करें प्राचीन इतिहास की, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से प्राचीन, मध्यकालीन और तीसरा हमारा है आधुनिक भारत। ठीक है, ये तीनों। अब इन तीनों के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारा प्राचीन भारत है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका कुछ अपना टॉपिक होता है। तो उस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे कि हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से युग से हुई, किस वर्ष में हुई, उसके काल क्या थे, उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत के वीडियो में। आज हमारा पहला वीडियो कि प्राचीन भारत है। अब प्राचीन भारत के इतिहास को भी अब देखें हम, तो स्रोतों के आधार पर उसे 3 भागों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हमारा पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इन तीनों को स्रोतों के आधार पर, जो कि हमारे जो पुरातत्व विभाग है, वो जो पुराने जो स्रोत मिले हैं, उनके आधार पर ही हमारे भारत का प्राचीन इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल, इन तीनों भाग को अगर हम देखें तो इसमें जो प्राग ऐतिहासिक काल है, उसके अंतर्गत जो हम देखेंगे तो उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कौन से? जो लिखित साक्ष्य है वो बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि इस काल के अंतर्गत जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, उनको लिखने पढ़ने का कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे ही नहीं। तो इस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो पाषाण काल को देखते हैं। जो हमारा पाषाण काल है, जो कि स्टोन एज कहलाता है, जो कि पत्थर का युग कहलाता है, उसके अंतर्गत जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो उसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, यानी कि वहां पर हमें कुछ लिपियां प्राप्त हुई है, लेकिन परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उन लिपियों को पढ़ा नहीं जा सकता है। इस प्रकार की लिपि हमें उपलब्ध हुई है। जो कौन सा काल, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता का काल था, वो एक आद्य ऐतिहासिक काल था। इसके अंतर्गत जो हमें जो लिपि प्राप्त हुई है, जो लिपि हमें प्राप्त हुई है, परंतु वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। उसके बाद बात करते हैं हम ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल में क्या है कि जो लिखित साक्ष्य है वो भी उपलब्ध थे और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है, जो कि वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के अंतर्गत जो ऋग वेद वगैरह, हम जो आगे इन वीडियोज के माध्यम से आगे हम विस्तार से बात करेंगे, उनके अंतर्गत जो वैदिक काल था हमारा, उसके अंतर्गत वो लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे और जिन्हें पढ़ा भी जा सकता है। तो अगर हम देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास को स्रोतों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, उसमें लिखित साक्ष्य बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। उस समय के लोग थे, वो एक आदि मानव के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, और जो अभी मनुष्य की मानसिक शक्ति जो कि अभी तक विकसित हो रही थी। फिर जब आदि ऐतिहासिक काल आता है, तब तक मनुष्य, एक जो आधुनिक मनुष्य है हमारा, जिसे हम होमो सैपियंस के नाम से जानते हैं, यानी जो ज्ञानी पुरुष, उसका विकास हो चुका था, और उसने सभ्यताओं में जो उनकी जो सभ्यताएं थे, उनके अंतर्गत उसने रहना आरंभ कर दिया था, और वह लिखना भी जानता था। उसके बाद जो हमारा ऐतिहासिक काल आता है, उसके अंतर्गत जो ऋग्वेद वगैरह जो हमें प्राप्त हुए, उत्तर वैदिक काल जिसे हम कहते हैं, उसके अंतर्गत जो लिपि प्राप्त हुई, उसे पढ़ा भी जा सका है और समझा भी जा सका है। ठीक है, तो ये स्रोतों के आधार पर हमारे कुछ प्राचीन भारत के इतिहास थे। अब अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे पाषाण काल की। अब प्राग ऐतिहासिक काल में अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो हमारा सबसे पहला हम लेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ये हमारा पहला पॉइंट होगा।
इसमें भारत में इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। भारत में इसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। और वैश्विक स्तर पर अगर इसकी खोज की बात की जाए तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने वैश्विक स्तर पर इसकी खोज की थी। ठीक है, इसने वैश्विक स्तर पर 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे अन्य 3 भागों में, इसने भी 3 भागों में इसको बताया था। इसके जो 3 भाग थे उसमें अगर हम बात करें तो पाषाण काल, जिसे स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, फिर कांस्य युग और लौह युग। कांस्य युग वह युग था, सबसे पहले हम देखते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल यानी इसका अर्थ होता है पत्थर का युग। इसका अर्थ होता है पत्थर का युग। जो कि पाषाण काल कहलाता है। पाषाण का जिसमें लोग पत्थरों के औजार और पत्थरों से ही अपना काम चलाते थे, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने पत्थरों की सहायता ली थी। उसके बाद इसको दूसरे भागों में बांटा गया है कांस्य युग। कांस्य का अर्थ होता है जो कांसा होता है हमारा, जो तांबे के साथ जो टीन मिला दिया जाता है तब कांस्य का निर्माण होता है। उस कांस्य के निर्माण को कांस्य युग कहा गया, जो कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग यूज करते थे। उसके बाद आता है लौह युग। लौह युग जो कि जिसमें लोहे का उपयोग ज्यादातर किया गया था, जो वैदिक काल है। वैदिक काल से आगे की बात है, जो उसमें लोहे के औजार ज्यादातर बनाए गए थे, उसे लौह युग के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले हमारा जो आता है पाषाण काल। अब हम पाषाण काल की अगर हम बात करें, स्टोन एज, हमारा शुरुआती जो हमारा इतिहास है यही से शुरू होता है पाषाण काल से, कि किस प्रकार से लोगों ने अपना जीवन यापन उस समय में किया। ये एक बहुत ही लंबा पीरियड था जिसके अंतर्गत लोगों ने अपना जीवन यापन किया। अब इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाषाण काल के अंतर्गत अगर हम देखें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको एक सारणी दिख रही होगी। सारणी के माध्यम से दिखाया गया है। हमारा जो पाषाण काल था यानी पत्थर का युग, उसे भी 3 भागों में विभाजित किया है। कितने? 3 भागों में, जिसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पूरा पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण। तो ये तीनों इसमें आप याद रखेंगे। जो हमारा पाषाण काल था, जो पत्थर का युग था, उसे 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनको किसी न किसी आधार पे ही, अलग अलग आधार पे इनको बांटा गया है। इनका नामकरण अलग अलग आधारों पे किया है, जिसमें अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें तो जो हमारा काल है, इसे अवधि के आधार पर, काल यानी टाइम पीरियड के आधार पर इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम पूरा पाषाण की बात करें तो 20 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का जो हमारा काल था वो पूरा पाषाण काल था। ये एक बहुत ही लंबा पीरियड था। इसके अंतर्गत जो भी मतलब जिस प्रकार से मानव का निर्माण हुआ, मानव ने जो मानव थे वो आदि मानव के रूप में थे, किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, इसके अंतर्गत इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का जो हमारा काल था वो मध्य पाषाण काल था। और फिर नव पाषाण काल जो 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक का काल था हमारा नव पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक का हमारा मध्य पाषाण है, और 10,000 से बीसी से ही 1,000 बीसी तक भी हमारा नव पाषाण काल है। तो इसके अंतर्गत ये बात इस प्रकार है, किसी किसी बुक में 4,000 से 1,000 तक भी लिखा हुआ है, लेकिन परंतु जो मध्य पाषाण काल था हमारा, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये दोनों काल एक ही साथ शुरू हुए थे, क्योंकि कहीं पर इनके जो इनकी विशेषताएं थी वो कहीं पर अलग थी और कहीं पर अलग थी। तभी यहाँ पर हमने नोट किया है कि मध्य पाषाण और नव पाषाण का जो संक्रमण काल था ये काल कहलाता है, जो कि 1,000 बीसी से 4,000 और 10,000 से 1,000 बीसी तक का काल था। अगर हम इनके चरणों की बात करें तो ये किस प्रकार के इनके चरण थे, तो जो पूरा पाषाण काल है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके अगर हम बात करें तो इसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जो कि इसे पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल के
भागों में बांटा गया है। इसके भी 3 चरण हुए थे, पूरा पाषाण काल के भी। मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये दोनों जो एक ही साथ ये संक्रमण काल के अंतर्गत बांटे गए हैं। इनकी कुछ अलग विशेषताएं भी थी। उस टाइम के जो लोग थे, उस टाइम पीरियड के जो मानव थे, वो किस प्रकार से विकसित हुए, वो किन किन चीजों का हम कह सकते हैं किन किन चीजों का वो इस्तेमाल किया करते थे। अगर उनके बारे में हम देखें तो उनके जो कुछ लक्षण क्या थे, उनके गुण की बात करें तो उनके गुण और लक्षण की अगर हम बात करें तो जो पूरा पाषाण के लोग थे वो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक यानी वो लोग होते हैं जो शिकार करते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो किसी चीज का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। और खाद्य संग्राहक का मतलब ये होता है कि वह उससे अपना पेट भरने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार करने के लिए इस तरह से उस तरफ घूमते रहते, यानी घूमंतुर टाइप के लोग थे, जिन्हें खाद्य संग्राहक कहते हैं, जो कि एक आखेटक भी थे और खाद्य संग्राहक भी थे। इस टाइम पीरियड के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उसे खाते थे, अपना पेट भरते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की खोज में घूमते रहते थे। तो इस प्रकार के उनके गुण थे, जो कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत इस प्रकार के लोग थे। फिर मध्य पाषाण काल के अंतर्गत भी देखें तो वहां के लोग भी आखेटक तो थे, खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन उनके अंदर एक और अच्छी बात देखने को मिली कि वह पशुपालन भी करने लगे। पशुपालन से मतलब यहाँ पर यह है कि उन्होंने सबसे पहले जो हमारे जो इतिहास के अंदर जो पहला पालतू जानवर अगर हम देखें तो वो कुत्ता था। उन्होंने कुत्ता पालना शुरू किया। कुत्ते को पालने का मतलब इसके पीछे इनका ये एक मोटिव था कि वो क्या करते थे, कुत्ते को इसलिए पालते थे ताकि वह अपने किसी शिकार से अपनी सुरक्षा भी कर सकते थे और जो शिकार करना था तो उसमें भी वो कुत्ता काम में आ जाता था। इसलिए उन्होंने कुत्ता पालने का काम भी किया। तो वो आखेटक भी थे, शिकार भी करते थे, खाद्य संग्राहक भी थे और पशुपालन भी उन्होंने किया। फिर जब हमारा नव पाषाण काल आया तब हमारे नव पाषाण काल के अंतर्गत कुछ अन्य प्रकार की चीजें देखने को मिली, जिसमें कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास व समाज। सबसे पहली बात थी कि कृषि। अब नव पाषाण के लोग कृषि भी करने लग गए थे। अब कृषि करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था कि कृषि एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर उन्हें उसको बहुत दिनों के लिए रखना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो लोग थे उन्होंने कृषि और पशुपालन और स्थायी निवास करना भी आरंभ कर दिया। और वहां पर जब स्थायी निवास हुआ तो वहां पर क्या है, समाज और समुदाय बनने लगे। उसके बाद हम बात करते हैं उनका एक आधार, उनके औजारों के आधार पर अगर उनकी बात करें तो उसमें क्वार्टरजाइट, सॉल्क और ब्लेड, इस प्रकार के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि पत्थर के बने हुए थे, जो कि पूरा पाषाण काल में थे। अगर मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, जो कि माइक्रोलिथ यानी जो सूक्ष्म पत्थर के औजार, सूक्ष्म पत्थर के औजारों का निर्माण हुआ था और उस समय वह सूक्ष्म पत्थर के औजारों को उनका ही इस्तेमाल करते थे, जो कि मध्य पाषाण काल के दौरान किया जाता था। जो कि पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो कि बड़े बड़े पत्थरों के औजार बनाए जाते थे और मध्य पाषाण काल में जो कि सूक्ष्म पत्थर के। और जब नव पाषाण आया तब वहां पर कुछ हड्डियों के और पत्थरों के औजार थे, जिनमें पत्थर जो कि स्लेट के बने थे, जो कि स्लेट के पत्थर थे, उनके बने हुए कुछ औजारों का निर्माण हुआ था। अगर हम आगे बात करें इनके महत्वपूर्ण स्थल जहां पर इनकी खोजें हुई और जो महत्वपूर्ण भारत में पाए गए जो महत्वपूर्ण स्थल थे वह कौन कौन से थे और क्या क्या वहां से साक्ष्य मिले या प्रमाण मिले, जिनके आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल को बांटा गया। अगर भारत में अगर हम बात करें, इसके अंतर्गत भारत में बहुत सारे ऐसे भी स्थल है जहां पर कुछ अन्य अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत जो एक स्थल प्राप्त हुआ, अतिरम पक्कवम, जो कि तमिलनाडु, और हथनारा, जो कि एमपी। अतिरम पक्कम तमिलनाडु, हथनारा जो कि एमपी, जहां से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले। तो ये आपको थोड़ा इसको याद रखेंगे कि मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य यानी जो कि कंकाल मिला वो अतिरपक्कम तमिलनाडु और हथनोरा जो कि एमपी में स्थित है वहां से प्राप्त हुए। उसके बाद भीमबेटका, एमपी में जो नर्मदा घाटी में स्थित है, ये भीमबेटका वाला भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो भीमबेटका था जो नर्मदा घाटी में स्थित है, जो एमपी में स्थित है,
वहां पर जो प्राचीन साक्ष्य जो कि चित्रकारी के साक्ष्य मिले, जो कि प्राचीन चित्रकारी थी वहां के साक्ष्य मिले भीमबेटका से, जो कि यहाँ पर तीनों काल के मिले, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों काल के जो कि चित्रकारी थी उनके साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो चौपानी मांडो जो यूपी में स्थित है, वहां पर मृद बांड के साक्ष्य मिले। मृद बांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उसके साक्ष्य चौपानी मांडो यूपी से प्राप्त हुए। फिर सराय नराय जो कि यूपी में स्थित है, सराय नराय यूपी में स्थित है, वहां पर भी उस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो बागोर राजस्थान और आदमगढ़ जो कि आदमगढ़ एमपी में स्थित है, वहां पर भी इस प्रकार के जो मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य थे या प्रमाण थे वो हमें प्राप्त हुए। अब इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, नव पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल थे उनसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं ब्रिज होम जो कि कश्मीर में स्थित है, जहां पर घृतवास यानी कि जो लोग खड्डों में रहने के जो प्रमाण मिले हैं वो ब्रिज होम कश्मीर से प्राप्त हुए हैं, ऐसे साक्ष्य वहां पर मिले। और कब्र में जो मालिक के साथ कुत्ते के प्रमाण भी यहाँ पर कब्र में मालिक के साथ जो कुत्ते के प्रमाण है वो गुफा कराल जो ये भी कश्मीर में स्थित है वहां से मिले। गुफा कराल जो कि मालिक के साथ कुत्ते के भी प्रमाण, यानी कुत्ते को भी दफनाया जाता था। जब मालिक की मौत हो जाती थी तो कुत्ते को भी उसके साथ दफनाया जाता था। फिर चिरोंद जो कि बिहार में स्थित है, और जो कोल्डी हवा यूपी में, वहां पर चावल के जो प्रथम प्रमाण मिले, चावल के जो प्रथम साक्ष्य यानी कृषि के साक्ष्य तो कहीं और मिले थे, लेकिन जो चावल के बीज के जो प्रथम प्रमाण थे वो कोल्डी हवा यूपी से प्राप्त हुए थे। अब एक आदर ये भी है कि इनमें जो महत्वपूर्ण खोजें हुई वो खोजों के बारे में। तो इनमें जो पहली खोज थी जो कि आग की खोज हुई जो पूरा पाषाण काल के दौरान हुई, लेकिन इसका व्यवहारिक प्रयोग किया गया, आग का प्रयोग वो मध्य पाषाण काल के दौरान किया गया। और फिर नव पाषाण काल के दौरान कृषि, समाज और पहिए का निर्माण हो चुका था। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारे थे कुछ महत्वपूर्ण, ये जो हमने सारणी की सहायता से पाषाण काल के तीनों भागों को पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ऐसी ही सीरीज को आगे कंटिन्यू करते रहें। और प्लीज दोस्तों सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताएं। और ये जो आपको मैं वीडियो उपलब्ध कराता हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड ही मैं आपको इन वीडियोज के माध्यम से बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।